हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। राधे 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 राधे। तो जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और मुझे कंफर्म कर दीजिए एक बार कि मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। गुड। राधे 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 सभी को राधे राधे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके ओके, ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है ना। ओके, गुड आफ्टरनून। करिश्मा, केशव, अंकुर, आरती, अवनीश, ओके सभी को राधे राधे और गुड आफ्टरनून। और कैसे आप सभी, और आप लोग रेडी हो ना। ठीक है, आज हम लोग सेकंड यूनिट वन शॉट करने वाले हैं, फिर 4 बजे हमारा थर्ड। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग सारी यूनिट को इस तरीके से वन शॉट्स में क्लियर करेंगे। और मंडे में हमारी क्लास तो होती रहती है, एक यूनिट हमारी बची हुई है, फिफ्थ यूनिट है ना, तो उसको भी हम लोग मंडे में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा वन शॉट है, तो वन शॉट हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और यूनिट सेकंड बच्चा सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, और आज और सारे तो कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यूनिट सेकंड जिसमें हम लोगों ने कल्टीवेशंस के बारे में जाना था, खेती करने के बारे में जाना था, कलेक्शन करने के बारे में जाना था, और हम लोगों ने क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से हम लोग उसको स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है ना। कौन कौन बच्चा है जो यूनिट सेकंड में था हमारे साथ। गुड। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, किस चीज़ का रिजल्ट चाहिए आपको। अब तो एग्जाम आने वाले ना आपके, 2 जुलाई से में भी आपके एग्जाम है ना, फार्माकोग्नोसी का। ओके तरुण, आप किस रिजल्ट की बात कर रहे हो। और अभी तक ना किसी भी बच्चे ने मुझे ये क्लियर नहीं किया कि मेरी वॉइस वगैरह आपको सुनाई दे रही है अच्छे से या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। बफरिंग हो रही है, हाँ इस तरीके से आपको बताना है। मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार मैं देख लेता हूँ, आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए प्रॉब्लम एक्चुअल में आ क्या रही है। ठीक है, वीडियो ग्लिच कर रहा है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कभी कनेक्ट हो रहा है कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में, मैं एक बार देख लेता हूँ। और एक बार आप कमेंट कर दीजिए मुझे कि प्रॉब्लम आखिर हो क्या रही है, क्योंकि ड्यूरिंग क्लास अगर ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हेलो, अभी सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। अब सब कुछ ठीक है, मेरी वॉइस भी सही से आ रही है और कोई भी बफरिंग नहीं हो रही है ना। तो क्लास को स्टार्ट करें या किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए कि ड्यूरिंग क्लास कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेगा ना। ओके, सेकंड को रिजल्ट है, देख लेना मैं ना अभी तक आप लोगों की बात नहीं समझ पा रहा हूँ बच्चा, रिजल्ट रिजल्ट कर रहे हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को राधे राधे। ओके बच्चों, बस ना आप लोग एक बार क्लियर कर दो, क्लास स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। हाँ, अब ना मुझे ये बताओ, आज की क्लास में कौन नया बच्चा है और कौन हमारे साथ सेकंड यूनिट पढ़ा हुआ है। हम लोग जब सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे ना, कंप्लीट यूनिट हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट की थी, है ना, सेकंड यूनिट कंप्लीट की थी। तो था कोई बच्चा उस टाइम पे, अभी कोई नया बच्चा तो नहीं है ना। चलो, नया बच्चा हो या पुराना बच्चा हो, फिर से हम लोग इसको यूनिट सेकंड को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी हमारा ये पूरा टॉपिक है समझ लेंगे, ठीक है। यानी कि कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन, यानी कि किस तरीके से हम लोग अपने नेचर से मिलने वाली ओरिजिनल ड्रग है वो कैसे लेते हैं, स्टोर करते हैं, उसकी कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उसको स्टोर कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। ठीक है बच्चा, ठीक है। कोई भी डाउट हो ना तुरंत कमेंट करिएगा। अब हम लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, इस बीच में कोई भी एक्स्ट्रा या इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम लोग, है ना। अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं, अगर किसी का डाउट रह गया वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई बच्चा नया हो उसके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतने आराम से और इतने ईजी वे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, तो बच्चों हम लोग बहुत ही ईजी वे में बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे होते हैं, ताकि आप लोगों को अगर इंग्लिश में कोई वर्ड टिपिकल लगे तो हिंदी में आप लोग उसको कन्वर्ट कर सको, और हिंदी में लगे तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोग दोनों समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए हिंदी इंग्लिश यहाँ पे मैं नोट्स में रखता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि मेन हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप लोगों को पता है, हम अपनी मर्जी से भी वहाँ पे डेफिनेशन बना पाते हैं, अपनी मर्जी से वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी हम लोग जबरदस्ती याद नहीं करते, यहाँ पे हम लोग आसान लैंग्वेज में सीखते हैं, इतनी बात आप सभी को पता ही है ना। तो सबसे पहले हमारी बात कर रहे थे कल्टीवेशन की। तो कल्टीवेशन पढ़ने से पहले ना आप लोगों को समझना होगा कल्टीवेशन आखिर होता क्या है। कल्टीवेशन का सिंपल अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, खेती करना। वो खेती किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे आप वेजिटेबल्स लगाओ या कोई भी मेडिसिनल प्लांट लगाओ,
उनकी कल्टीवेशन करने की प्रोसेस हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की, और फार्माकोग्नोसी यानी कि मेडिसिनल प्लांट, यानी कि मेडिसिनल ड्रग। तो हम लोग यहाँ पे दवाइयों की बात करेंगे, हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की। तो प्यारे बच्चों, खेती करने को हम लोग कल्टीवेशन कहते हैं। कल्टीवेशन मीन ग्रोइंग द मेडिसिनल प्लांट अंडर द कंट्रोल और नेचुरल कंडीशन टू गेट क्वालिटी रॉ मटेरियल। यानी कि जब भी हम लोग ना कोई भी मेडिसिनल एजेंट, मेडिसिनल ड्रग या कोई भी हम लोग ड्रग्स बना रहे होते हैं ना, नेचुरल ड्रग, ठीक है, हर्ब से लेके उसको हम कन्वर्ट करते हैं हम लोग मेडिसिनल ड्रग, ओरिजिनल ड्रग में। ठीक है, तो उसको बनाने से पहले ना हम लोगों को खेती करनी पड़ेगी, यानी कि ड्रग बनाने से पहले हमें उस ड्रग्स का प्लांट लगाना पड़ेगा, और उस प्लांट को लगाने की ना कुछ प्रोसेस होती है, कुछ स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हमें क्वालिटिव हर्ब मिल सके, और क्वालिटिव हर्ब से ही हम लोग अपनी मेडिसिनल ड्रग्स बना सकते हैं, जिससे हम लोग ठीक हो सके, लोगों की बीमारी को ठीक कर सके, या फिर लोगों के हेल्थ को और ज़्यादा बूस्ट कर सके, है ना। इतनी बात तो सिंपल समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो कल्टीवेशन आप लोगों को क्लियर हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन है, और कल्टीवेशन आपको समझ में आ गया तो खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद से भी बता सकते हो, कल्टीवेशन आप कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पर्पज का, आखिर हम लोग खेती क्यों कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट की खेती क्यों कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक सी बात है, आप खुद से भी बता सकते हो, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, क्योंकि हम लोगों को हाई यील्ड चाहिए। हाई यील्ड का मतलब होता है अधिक उत्पाद चाहिए। क्या आप लोगों ने थोड़ी सी मेडिसिनल अपने घर पे लगा ली, और आपके फैमिली मेंबर है बहुत सारे, या फिर आपके रिलेशन में आपके फ्रेंड को भी चाहिए वही मेडिसिन, क्या आप लोग अपने प्लांट जो आपकी मिनी गार्डन है उसमें सफिशिएंट लगा पाओगे कि आप अपनी फैमिली मेंबर को भी दे दो वो प्लांट, या फिर अपने रिलेशन में भी दे दो, या फिर आपके दोस्तों को भी दे दो। एक लार्ज स्केल में उसको ग्रो करना पड़ेगा ना, कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। बड़े गार्डन में, मिनी गार्डन में कितना लगा लोगे, 1 गमला 2 गमला 10 गमले ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, है ना। लेकिन चाहिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, तो इसीलिए ज़्यादा ड्रग बनाने के लिए ज़्यादा उत्पाद भी चाहिए, और क्वालिटिव उत्पाद चाहिए। ठीक है, ज़्यादा उत्पाद चाहिए। ओके, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हाई यील्ड करने के लिए हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं बहुत बड़े स्केल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग उसका बेनिफिट उठा पाए, है ना। और उसका दूसरा पर्पज है बेटर क्वालिटी। जब भी हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करके, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके, हर चीज़ का ध्यान रखे, कंट्रोल क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी को क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल इन्फेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। चलो, इसके बाद हमें प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर स्पेसीज, यहाँ पे क्या करना है, जितने भी हमारे रेयर स्पेसीज है, रेयर स्पेसीज का मतलब होता है वो चीज़ें जो लुप्त होने लग रही हो, जो बहुत ही कम मात्रा में हो, उसको प्रिजर्व करना, उसको अच्छी तरीके से देखभाल में रखना। ठीक है, तो उसको हम लोग इसीलिए कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं, खेती यहाँ पे करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, हमें मेडिसिनल प्लांट्स मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक क्वालिटिव हर्ब्स का प्राप्त कर सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग मेथड्स की बात करेंगे, आखिर हमारे पास कितने तरीके हैं कल्टीवेशन करने के। ठीक है, कितने तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है नर्सरी प्रिपरेशन का। नर्सरी प्रिपरेशन समझ रहे हो ना आप लोग, नर्सरी तो जानते ही हो, जहाँ पे बहुत मल्टीपल्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, है ना, अलग अलग वैरायटी के वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, अलग अलग टाइप के वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, और अलग अलग प्रकार के हर चीज वहाँ पे पाई जाती है ना। दूसरी चीज हमारी डायरेक्ट सोइंग, सीधा बीजारोपण, यानी कि डायरेक्ट आप लोग कहाँ बीज लेके आए, उसको डायरेक्ट जमीन में गाड़ा, देखभाल करी, पानी दिया, अच्छा खाद दिया, अच्छा न्यूट्रिशन को दिया, तो उसके बाद आप लोग ना उसमें अंकुरित होंगे, बीज प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे पौधे होंगे, और फिर आप वहाँ ग्रो कर पाओगे, कल्टीवेशन कर पाओगे। ठीक है, इसके बावजूद आपका किस लिए, यहाँ पे तीसरा मेथड है हमारा ट्रांसप्लांटेशन का। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि पुण्य रोपण करना। पुण्य रोपण का मतलब समझ पा रहे हो, यानी कि आप लोगों ने एक प्लांट लगाया, ठीक है, उस प्लांट वो उसने ग्रो किया, फिर वहां से हटा के दूसरी जगह लगाया उसका एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, ऐसा हम लोग देख रहे हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा, गुलाब का पेड़ देखा है, गुलाब का पौधा, उसकी जब टहनी काट के आपको दूसरी जगह लगाना होता है, क्या वो उसके जैसा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना। इसी तरीके से आप लोग 3 तरीकों से ये कल्टीवेशन कर सकते हो, 3 तरीकों से हाई यील्ड निकाल सकते हो अपने मेडिसिनल प्लांट की, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद कर सकते हो। इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हुई बताओ। सभी बच्चे सुन से पढ़ गए, किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा, किसी का कोई कुछ नहीं।
जल्दी कमेंट करेंगे। क्लियर हुआ? इतनी बात अभी तक क्लियर हुई? हम लोगों ने कल्टीवेशंस के बारे में जान लिया, पर्पज के बारे में जान लिया, आखिर हम लोग कल्टीवेशन कर क्यों रहे हैं, और हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। सबसे पहले हमारा नर्सरी प्रिपरेशन, या तो नर्सरी प्रिपरेशन कर लेंगे, या फिर हम डायरेक्ट सोइंग या डायरेक्ट हम लोग बीज लगा लेंगे, या फिर हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन का होगा, यानी कि किसी पेड़ का किसी मेडिसिनल प्लांट का हम लोगों ने कोई सा भी एक भाग ले लिया, पूरे प्लांट्स में से कोई भी, चाहे स्ट्रीम ले लो, चाहे रूट ले लो, या फिर कोई भी हमारा लीफ ले लो, ठीक है। तो वहां से लिया, फिर हम लोगों ने उसको फिर रोपण कर लिया, पुण्य रोपण कर लिया, फिर से लगा दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत बढ़िया। तो बच्चे बीच बीच में ऐसे डालते रहा करो कि हाँ सर क्लियर है, नहीं क्लियर है सर, एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, इसका थोड़ा सा और अंदर डीप बता दीजिए। इस तरीके से आप बताते रहोगे तो हम लोगों को भी क्लियर होता रहेगा, है ना। अगर आप लोग नहीं बताते ना, फिर थोड़ा सा हमें भी बोरियत होती है, फिर हम पता नहीं ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ के आगे चले जाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल एसेक्सुअल, नोट्स में क्या बताया? मेथड। सेक्सुअल और एसेक्सुअल ये एक तरीका है बच्चा, ये हम लोग ना मेथड में क्या बता रहे हैं, इतने तरीके हैं हमारे पास। और सेक्सुअल एसेक्सुअल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल से हम लोग ये मेथड को अप्लाई करेंगे। यानी कि देखिए डायरेक्ट सोइंग हो रहा है ना, सीधा बीजारोपण, यहाँ पे हम लोगों ने बताया इतने तरीकों से हम लोग अपने प्लांट्स को अलग ग्रो कर सकते हैं। और जो आप बता रहे हो ना वो भी ठीक है। सेक्सुअल एसेक्सुअल ये हमारे टाइप्स है। टाइप्स यानी कि आप लोग को पता ही है ना सेक्सुअल एसेक्सुअल क्या होता है, यानी कि वो मेडिसिनल प्लांट जो सेक्सुअल मेथड को फॉलो करते हैं और एसेक्सुअल मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। होगा यही, ठीक है, होगा यही, लेकिन वो एक टाइप हो गया हमारा। टाइप किस तरीके से बता पा रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं कि जो हमारा एक कोई प्लांट्स होता है वो एसेक्सुअल मेथड को फॉलो करके यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और कोई कोई प्लांट्स हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यानी कि एक प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, और वहीं दूसरे प्लांट को ग्रो करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों आप लोगों को पता है ना। एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होता है, ये हमारे ना रिप्रोडक्शन मेथड है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन मेथड, यानी कि अपनी ही जैसी संतान को उत्पत्ति करना। एसेक्सुअल आप लोगों को बता दूं मैं, एसेक्सुअल यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है अलैंगिक, ठीक है। अलैंगिक का मतलब होता है एक सिंगल बॉडी ही सफिशिएंट होती है हमारे दूसरी संतान को ग्रो करने के लिए या दूसरे प्लांट को उत्पत्ति करने के लिए, ठीक है। एसेक्सुअल को ना एक सिंगल बॉडी, ओनली सिंगल बॉडी ही जरूरत है ग्रो करने के लिए, दूसरे प्लांट को बनाने के लिए। प्लांट की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग कि हमें जो मिल रहा है ना। प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करवाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमें प्लांट मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेरेंट सेल हमारी सिंगल सेल होती है, और उस एक सिंगल सेल से हमारी 2 अलग अलग डॉटर सेल मिल जाती है। ये मान लो ये हमारा क्या है, ये पेरेंट सेल है, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट सेल है, और इससे हमें 2 डॉटर सेल मिली। तो इसमें हमारा कोई सेक्सुअल तो नहीं हुआ ना, 2 अलग अलग इसमें गैमेट्स तो नहीं मिले ना, मेल चाहिए ना फीमेल, एक सिंगल बॉडी में ही मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सेक्सुअल की बात करते हैं, सेक्सुअल की बात करेंगे, तो सेक्सुअल में ना 2 अलग अलग गैमेट्स चाहिए, ठीक है। मेल गैमेट यानी कि मेल स्पर्म, और फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल एग। दोनों मिलने के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जो आगे की प्रोसेस है, तब जाके हमें दूसरी संतान उत्पत्ति होती है। ऐसे ही सेम प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट्स के अंदर भी हमारा सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। लेकिन जब हम सेक्सुअल की बात करें, उसमें हमारे एनिमल्स आते हैं, हमारे ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। सेक्सुअल एसेक्सुअल क्लियर हुआ। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, सेक्सुअल यानी कि 2 अलग अलग बॉडी की नीड होगी हमें दूसरे उत्पाद करने के लिए, दूसरे हमें प्रोडक्ट लेने के लिए। लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसेक्सुअल में सिंगल बॉडी ही हमारी इनफ है, हमारी दूसरे अपने जैसे ही, यानी कि एसेक्सुअल जो बॉडी होगी ना, एक पेरेंट सेल होगी, वो अपने 2 अलग डॉटर सेल्स एकदम क्लोन बना सकती है। ये बिल्कुल इसी की तरह होंगे, ठीक है। नो जेनेटिक वेरिएशन। जो 2 अलग अलग सेल बनेगी ना, वो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह ही होगी। जैसे कि गुलाब का पेड़ होता है ना, गुलाब के पेड़ का एक टहनी निकाल कर उसको कहीं और लगा लोगे तो सेम उसी प्लांट की तरह ही वो ग्रो करेगा। नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होता है। आप लोग भी क्या हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप लोग की उत्पत्ति हुई है, आप लोग ग्रो हुए हो, है ना, आप लोग का जन्म हुआ है। क्या आप लोगों के अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं है? बिल्कुल है। क्या आप बिल्कुल पापा की तरह दिखते हैं? नहीं। मम्मी की तरह दिखते हैं? नहीं। कुछ कुछ गुण मिलते हैं,
है ना, यानी कि वेरिएशन तो है ना यहाँ पे। आप लोग बिल्कुल पापा की तरह नहीं दिखते, मम्मी की तरह नहीं दिखते, आपके सिर्फ गुण मिलते हैं। तो यही है हमारा एसेक्सुअल एसेक्सुअल टाइप्स है। और जो मैंने यहाँ पे मेथड बताए ये हमारे तरीके हैं कि हम लोग अपने मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन कितने तरीकों से कर सकते हैं। नर्सरी लगा के उसको बहुत ज़्यादा उत्पाद कर सकते हैं, डायरेक्ट बीज लगाकर बहुत सारा उत्पाद कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांटेशन कर कर हम लोग बहुत सारा उत्पाद कर सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और एसेक्सुअल सेक्सुअल, ठीक है, ये हमारे टाइप है, यानी कि इनको हम लोग एसेक्सुअली पौधे अलग होते हैं और सेक्सुअली पौधे अलग होते हैं। ठीक है, चलो आई होप सो क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई और डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा कलेक्शन का। हम लोगों ने कल्टीवेशन कर लिया, पर्पज हमें पता चल गया, मेथड भी हमें पता चल गया कितने तरीके हैं। अब यहाँ पे कलेक्शन की बात करेंगे। कलेक्शन का मतलब कि जब हमारी कल्टीवेशन यानी कि खेती कंप्लीट हो जाए, अब एक सही समय आ गया, वो मैच्योर हो गया, बड़े हो गए, पूरी तरीके से हमारा फल लेने के लायक हो गया, प्रोडक्ट लेने के लायक हो गया, उस टाइम पे हम लोग कलेक्शन करने जाएंगे। कलेक्शन का मतलब होता है हम लोग उसको हार्वेस्ट करने जाएंगे। ठीक है, चलो कलेक्शन शुड बी डन एट द राइट टाइम, एक सही समय पर। इंश्योर मैक्सिमम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, यानी कि जब भी हम लोगों को किसी का भी हार्वेस्टिंग करनी हो, कोई भी प्लांट हो, जब हम उसको देख लेते हैं कि हाँ अब ये प्लांट पूरी तरीके से पक चुका है। मैंने आप लोगों को ना जब ये यूनिट सेकंड पढ़ा रहा था तो आपको अनाज का एग्जांपल दिया था कि जब आप लोग गेहूं वगैरह लगाते हो तो आप लोगों को पता कैसे चलता है कि हाँ गेहूं काटने के लायक हो गया। आप लोग देखते हो हाँ उसमें से स्मेल आने लगी, मतलब खुशबू आने लगी है। दूसरा तरीका है, सबसे बड़ा तरीका, कलर। जब वो येलो कलर के पूरी तरीके से पक जाते हैं, वो अलग दिखने लगते हैं, वो लहराने लगते हैं, है ना। तो ये कुछ तरीके होते हैं जब हमें पता चल जाता है हाँ अब गेहूं काटने के लायक हो गया। सेम हमारे मेडिसिनल प्लांट में भी यही है। जब हमारा मेडिसिनल प्लांट पूरी तरीके से बड़ा हो जाए, पत्तियां पूरी तरीके से फैल जाए, जब हमारे फूल पूरी तरीके से खिल जाए, जब उसमें से हमें स्मेल आने लगे, तो तब हम महसूस करेंगे और हम लोग देख कर विजुअली हम लोग कंफर्म करेंगे हाँ अब मेडिसिनल प्लांट हमारा कलेक्शन करने का राइट समय आ गया है। ठीक है, और फिर जब हम लोग उसको कलेक्शन करेंगे, करने जाएंगे, तो हमारी कुछ प्रोसेस होती है जो हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, ग्रेट बच्चों। रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ये चार चीजें हम लोग विजुअली देखेंगे, महसूस करेंगे, फिर हम लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ एट द राइट टाइम कौन सा है। ओके, चलो अब बात करेंगे कि प्रोसेसिंग की, आखिर हम लोग कलेक्शन करते कैसे हैं। कलेक्शन करने के लिए मैंने आप लोगों को स्टेप्स भी बताए थे, बहुत से बच्चों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ना ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग से पहले आप लोग यहाँ पे उसको क्या करने वाले हो, साफ करने वाले हो, कटिंग करने वाले हो। हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद उसको अच्छी तरीके से साफ करेंगे, देन उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद मेरे पेरेंट्स गार्बलिंग करेंगे। गार्बलिंग करने के बाद फिर आप लोग ग्लाइंड करोगे, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे। काटने के बाद फिर आप लोग क्या करने वाले हो, उसको पैक और स्टोर करने वाले हो। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले आप लोग हार्वेस्ट करोगे, ड्राइंग से पहले हार्वेस्टिंग करोगे, काटने तो जाओगे ना, उसके बाद आप लोग ड्राइंग करोगे, सुखा दोगे उसको, थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं आप लोग कलेक्शन करके लेके आओगे। तो सबसे पहले किसी किसी चीज को सुखाना भी पड़ता है या फिर पहले ही उसको साफ करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप लोग उसकी साफ सफाई करने के बाद उसका साइज रिडक्शन करोगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये अप एंड डाउन हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, वरना स्टेप्स सारे यही है, सीक्वेंस में ही लिखना है। ओके, चलो गार्बलिंग, साफ सफाई कर ली उसको। साफ सफाई आप लोग प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि उसको पानी से साफ करना है, उसको हाथ से साफ करना है, उसको किस तरीके से साफ करना है। ओके, सिंपल यहाँ पे गार्बलिंग लिख दोगे। ओके, उसके बाद ग्लाइंडिंग करोगे, चलो ग्राइंडिंग करोगे, साइज रिडक्शन करोगे, देन आपको पैकिंग करके उसको स्टोर कर देना है वेयर हाउस पे, या फिर उसको मार्केट में सप्लाई कर देना है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। क्या क्या प्रोसेस है कलेक्शन करने के, यानी कि कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग कैसे उसको हार्वेस्टिंग करोगे, उसको काट के लेके आओगे, उसको साफ सफाई करोगे, ड्राइंग करोगे, देन उसका साइज रिडक्शन करोगे, देन उसको पैक करोगे, है ना, यानी कि मार्केट में पहुंचाने के लिए, अपने कस्टमर को देने के लिए, या फिर अपने किसी को भी देने के लिए उसको पैक करके दोगे कि नहीं। चलो इतनी बात अभी तक क्लियर हुई सभी को, सभी ने क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। ग्रेट, ओके, ठीक है, भानवी, अशोक, अभिषेक एंड सविता, ग्रेट, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग स्टोरेज की बात करेंगे। आप लोगों ने पैकिंग कर दिया, ठीक है,
अब आप लोगों ने प्रोडक्ट को सब कुछ साफ सफाई करके उसको कटिंग वगैरह करके उसको पैक कर दिया। अब आते हैं स्टोर करने की बात। अब स्टोर आप लोग कैसे करोगे? स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने कल्टीवेशन से हार्वेस्टिंग तक बहुत ध्यान रखा, अच्छी तरीके से पैक करा। अब आप लोग जहाँ पे स्टोर करोगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन्वायरमेंट कैसा है, कहीं वहाँ पे मॉइस्चर तो नहीं है, कहीं वहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग तो नहीं आ रही, सनलाइट का डायरेक्ट वहाँ पे कनेक्शन तो नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं पड़ रही सनलाइट। ये सारी चीज़ें रखोगे। अगर इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया ना, स्टोरेज पे ध्यान नहीं दिया, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो मेडिसिनल प्लांट है, जो आपका मेडिसिनल ड्रग है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ना जहाँ पे भी स्टोर करोगे, एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्टोरेज मस्ट प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम पेस्ट और फ्रॉम टेम्परेचर। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है ना? वेरी गुड। कीट पतंगों से ध्यान रखना है, तापमान से ध्यान रखना है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य की लाइट खराब कर सकती है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ वो खराब कर सकता है, मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा चांस होते हैं, पेस्ट यानी कि कीट अगर वहाँ पे आ गए तो उसमें कीड़े लग जाएंगे या फिर और भी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, चूहे वगैरह वहाँ पे आ गए तो वो पूरी ड्रग्स को ख़राब कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो वो वहाँ पे कंटामिनेशंस फैला सकते हैं, उसकी क्वालिटी को घटा सकते हैं, उसके थेरापेटिक इफेक्ट को बर्बाद कर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान है कि नहीं है? वेरी गुड। तो स्टोरेज आपको बहुत ही सावधानी से रखना है, टेम्परेचर वहाँ पे अच्छा रखना है, ठंडा टेम्परेचर रखना है। ठीक है ना? एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए जहाँ पे आप रखोगे। एयर टाइट कंटेनर इसलिए क्योंकि हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे कंटेनर में चले गए, हमारे ड्रग में चले गए, तो फाइनली आपकी पूरी मेहनत खराब है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। कूल एंड ड्राई पहले से होना चाहिए। कूल एंड ड्राई इसीलिए आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं आएगा। और आप सभी को पता है जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है वहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर बीमारियाँ, बहुत सारी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे बैक्टीरियाज, वहाँ पे वायरस, वहाँ पे फंगी, बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर जाती है ना? और जिनकी वजह से हमारी ड्रग्स या फिर हमारे मेडिसिनल प्लांट्स खराब हो जाएंगे, मेडिसिनल प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे, है ना? जिसका कोई भी थल हमारा नहीं रहेगा। अवॉइड सनलाइट। ऐसी जगह आपको स्टोर करना है, ऐसी जगह आपका वेयर हाउस होना चाहिए, सनलाइट आपके डायरेक्ट अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट पे डायरेक्ट सनलाइट की जो सनलाइट है, जो आपकी धूप है, वो नहीं आनी चाहिए। जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है वो बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। इसके बाद समरी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। आखिर समरी आप लोगों को बनाना कैसे है, कुछ ये पैटर्न है, ये फॉर्मेट है, और ये बनाना थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्योंकि ये आप लोग लाइफ टाइम पे काम आने वाली है। आप लोग जीवन में कुछ भी याद करोगे ना, थोड़ा सा एक पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ को अपने टारगेट कर लिया, इतना एक पैराग्राफ बनाना है, ये मैंने पैटर्न बनाया हुआ है, इस पैटर्न के हिसाब से आप लोग भी इस फॉर्मेट को अप्लाई करना, समरी बनाना सीख लेना। इससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे आपको पूरे पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पेज खोलना है, समरी देख लेनी है और आपने याद हो जाना है ना? इतनी बात है ना क्लियर? चलो, समरी में आप लोग बता ही सकते हो। कल्टीवेशन हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया पूरा रिमेंबर हो गया। कलेक्शन का नाम आते ही पूरा कलेक्शन का मेथड, हमें क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसेसिंग है, वो हमारे रिमेंबर हो गया, रिवाइज हो गया। प्रोसेसिंग का हम लोगों ने बात की तो वो हमारा पूरे रिवाइज हो गया कि पहले ड्राइंग करना है, फिर हम लोगों ने गार्बलिंग करना है, देन हमें साइज रिडक्शन करना है, फिर हम लोगों को वहाँ पे पैकिंग करना है ना? बताओ क्या कूल है कि नहीं है? बिल्कुल कूल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ड्रग की बात कर रहे हैं, सेम वही प्रोसेस जो हम लोगों ने सिंपल कल्टीवेशन में जानी थी, है ना? वहाँ पे हम लोगों ने कल्टीवेशन का बेस समझ लिया, हम लोगों ने वहाँ पे कलेक्शन का बेस समझ लिया, और वहाँ पे हम लोगों ने और क्या बात की थी हम लोगों ने, बताओ? बिल्कुल सही। और यहाँ पे हम लोग क्या जानने वाले हैं, मेडिसिनल प्लांट की बात करने वाले हैं। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट यानी कि मेडिसिनल ड्रग की बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेडिसिनल प्लांट आर कल्टिवेटेड एंड कलेक्शन टू बी ऑब्टेन हाई क्वालिटी एंड प्योर एंड इफेक्टिव ड्रग। ठीक है, हम लोग कल्टिवेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोगों को हाई क्वालिटी और इफेक्टिव ड्रग मिल सके। ठीक है, हम लोग कल्टीवेशन करते समय मेडिसिनल प्लांट का खासकर जब भी कल्टीवेशन करते हैं हम लोग ये ध्यान रखते हैं कोई भी पेस्ट ना आ जाए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़राब ना कर दे। अच्छा, हम लोगों को उसको
वो न्यूट्रिशंस देना है, अच्छी खाद देनी है, अच्छा पानी देना है, समय समय पर ध्यान रखना है ना, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी हो और प्योर हो और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव मिले, है ना। चलो इतनी बात समझ में आ रही है। ओके सर, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, हाँ ये बढ़िया है। यहाँ पे ना मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं ये छोटे आप लोगों को जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, इसमें बढ़ा चढ़ाकर आपने लिखनी है, कहानी है ये लिखनी है। क्योंकि ये हमने ना आप लोगों के लिए पता है ये नोट्स क्यों बनाए हैं, ये कंक्लूजन है। ये जो बुक्स है ना आपके पास में, उसमें ब्रॉड करके लिखा है। अब ये मैंने आपको कंक्लूजन क्यों दिया, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे भी ब्रॉड पढ़ाना चालू कर दिया तो बुक्स और लाइव का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा जब हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, आप लोगों को ये सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बता रहे हैं, बहुत लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं। ये क्यों बताया जा रहा है पता है, ताकि आप लोगों को ना यहाँ इसको लगे कि अरे ये तो बहुत ही ईजी है। कल्टीवेशन अगर हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश यहाँ पे पढ़ा देते तो सिंपल बुक वाली फीलिंग आती, बोरियत फील होती, क्लास वाली फीलिंग आती और अपन लोग इसको बंद कर देते, पढ़ाई बोरिंग हो जाती। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं ये बातें बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एकदम फ्रेंडली लगे और ये टॉपिक आप लोगों को लगे अरे तो कुछ भी नहीं है। अब आप बात करें 10 नंबर में आ रहा है, 10 नंबर में आ रहा है ना, कल्टीवेशन आ गया, कल्टीवेशन आ गया तो पूरी कहानी लिखनी है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कल्टीवेशन पढ़ा, पर्पज पढ़ा, ठीक है, यूज पढ़ा, बेनिफिट पढ़े, ठीक है, आखिर कर क्यों रहे हैं पर्पज में लिख देना है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेसिंग लिख देना है, उसके बाद हमें कलेक्शन भी इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। कलेक्शन से लेके कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक और पैकिंग तक ये पूरी हम लोगों को बता देनी है, ठीक है। और हमें स्टोरेज कंडीशन भी बता देनी है। सिंपल कल्टीवेशन के बारे में पूछा और कल्टीवेशन ही लिखना है ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोगों को पूरा मेथड बताना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे खेती करते हैं, खेती में क्या करते हो, सबसे पहले हम लोग खेती करते हैं यानी कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद फिर किस चीज़ का काम आता है, कलेक्शन का यानी कि हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के क्या क्या मेथड्स है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हो, कटाई कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, स्टोर करते हो कि नहीं, फिर स्टोर लिख देना है। और इसमें पूरी एक एक प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने जानी, ये लिखोगे ना आपके 3 से 4 पेज हो ही जाएंगे आराम से, ठीक है। और 3 से 4 पेज बहुत ज़्यादा होते हैं अच्छे 10 नंबर लेने के लिए, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। ये एक बार कंफर्म कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। आपने पूछा सर अगर हमें कल्टीवेशन पूछ लिया गया, ठीक है, समरी देख लो, चलो समरी खोल लेते हैं, समरी में आसान हो जाएगा। आपने पूछा सर कल्टीवेशन पूछ लिया तो आपको ये सारे स्टोरेज तक स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों ने लिखना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले कल्टीवेशन की हेडलाइन डाली, ठीक है, ओके, हेडिंग डाल दी। हेडिंग डालने के बाद आपने करना क्या है, हेडिंग डालने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे बता दिया कि सर कल्टीवेशन होता क्या है, कल्टीवेशन की डेफिनेशन लिख दी। इसको ब्रॉड करके लिखने हो, आपके बुक्स में मिल जाएगी। अगर इतना भी लिख रहे हो ठीक है, इतना लिख रहे हो तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि कल्टीवेशन आखिर हमें लिखना कैसे है, कल्टीवेशन का मतलब क्या है, ठीक है। इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद सेकंड आपका पॉइंट होगा ना वो पर्पस होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम की कॉपी की तरह ही यहाँ पे आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि पर्पस आप लोगों ने लिख दिया, पर्पस में आप लोगों ने ये लिख दिया, 3-4 पॉइंट्स और अपनी तरफ से बना सकते हो आखिर क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लॉजिकली यहाँ पे आप बना ही सकते हो। उसके बाद मेथड आप लोगों ने बता देना है। मेथड से पहले आप लोग, जैसे कोई बच्चा बता रहा था ना ये सेक्सुअली और सेक्सुअली, सेक्सुअली और सेक्सुअली, वो भी बता देना है। लेकिन लिख देना है कि ये एक टाइप है, ठीक है ना, टाइप लिख देना है कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो हमारे 2 टाइप से करते हैं, है ना। कौन कौन से टाइप्स, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, ठीक है। अगर आप लोग चाहो एसेक्सुअली और सेक्सुअली को एक्सप्लेन करना, वो भी आप लोग वहां पे कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। एक छोटा सा नोट बना देना, उसके बाद फिर पॉइंट बनाना मेथड में। मेथड में आप लोग यानी कि तरीके कौन कौन से हैं ये आप लॉजिक लगाओगे कि आखिर हम लोग प्लांट्स को ज़्यादा स्केल में कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे बढ़िया उपाय है हमारे पास नर्सरी खोल लेना, सबसे बड़ा। फिर दूसरा हमारे पास है बीज लगा लेना। तीसरा उपाय है फिर हमारे पास और अलग अलग मेथड, जैसे ट्रांसप्लांटेशन होता है, कटिंग होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा बर्ड, ठीक है, ये हमारा जोड़ने वाला होता है ना, ये ट्रांसप्लांटेशन वही है, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइब्रिडेशन, आपस में जोड़ के कर देना। बहुत सारी चीज़ें आप लोग बहुत सारा उसके अंदर मैटर बना के लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ओके। इसके बाद ना देखो, जब आप फार्मेसी की कॉपी लिख रहे होते हैं ना, रिलेटेड लिखना है, अलग नहीं जाना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, ए सेक्सुअली सेक्सुअली इसके रिलेटेड ही आ गया, अलग से वो टॉपिक नहीं है।
उसमें लिख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कॉन्सेप्ट से हट के तुम कहीं और की बातें लिखने लगो फिर वो नंबर घटते हैं। अगर यहाँ पे मेथड में आप लोग यहाँ पे पहले बता देना छोटी सी एक सब हेडिंग लिखकर कि ये हमारे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस है, वो हमारा एसेक्सुअली और सेक्सुअली, ठीक है, ओके। इसके बाद आपने करना क्या है, कलेक्शन लिख देना है, दूसरा वहाँ पे पॉइंट डाल के, ऐसे करते करते 3-4 पॉइंट आ जाएंगे, सिंपल। वही तो कॉपी तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये नोट्स है ना, ये कॉपी ही तो है, वरना नोट्स अलग तरीके से भी बनते हैं, ये पूरी कॉपी की तरह ही है। चलो, इसके अलावा कोई डाउट हो तो वो बता दीजिए। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे अपना कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की। चलो, कॉपी कैसे लिखनी है समझ में आ गया, कॉपी कैसे लिखनी है समझ में आया, क्लियर है सर जी, ओके, वेरी गुड। ओके, अब बात कर लेते हैं कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। आखिर मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन कैसे करते हो, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है, ठीक है, कल्टीवेशन में ही सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट एक नाम ही ले रहे हैं, वहां पे सिर्फ ओनली कल्टीवेशन का ले रहे थे, है ना। मेथड वही प्रॉपर करना है। कल्टीवेशन रेफर टू द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक ग्रोइंग, यानी कि हम लोगों को साइंटिफिकली और सिस्टमिकली ग्रो करना है। सिस्टमिकली क्या होता है, प्रोसेस वाइज, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है, उसकी देखभाल करनी है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, इन्वायरमेंट मेंटेन करना है, उसको जितने भी न्यूट्रिशंस चाहिए प्लांट को, जितने भी हम लोगों को अपने खाद वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें देनी है, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से फर्टिलाइज हो पाए और अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाए और एक हाई क्वालिटी और प्योर इफेक्टिव हमें मेडिसिनल ड्रग मिल सके, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ रही है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपने लिखना क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा का मतलब होता है पर्पस, ठीक है, उद्देश्य क्या है, जैसे हम लोगों ने पर्पज वहां पे जाना, हाई यील्ड के लिए हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सप्लाई के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट्स उसमें भी लिख सकते हो। बेटर क्वालिटी के लिए, हाई यील्ड के लिए, कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचा सके, आउट ऑफ स्टॉक ना रहे कोई भी माल, जरूरत पड़ रही है तुरंत हम लोग सप्लाई दे सके, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पेसीज, यानी कि जितने भी हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, उसको हम लोग अगर ये कल्टीवेशन करते रहेंगे तो उसकी जो उसका जो जेनेटिक है वो ख़त्म नहीं होगा, वो आने वाले दर में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और जो उसकी दुर्लभता है, ठीक है, दुर्लभ है मिलना, वो हमें मिलता रहेगा, ठीक है, वो लुप्त नहीं होगा। सिंपल समझ में आ रहा है ना। चलो, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब फैक्टर इफेक्टिंग का मतलब होता है कल्टीवेशन के दौरान कौन से वो फैक्टर्स है, कौन से वो कारण है जिसकी वजह से हमारी कल्टीवेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है, हमारी एक अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी ना होकर वो लो क्वालिटी की भी बन सकती है। ऐसे कौन से कारण है, वो कारण है मेरे प्यारे बच्चों क्लाइमेट। अगर आपका क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, अगर आप लोग प्लांट को अच्छे से पानी नहीं दोगे, आपके इन्वायरमेंट में दूषित हवाएं चल रही होगी, दूषित पोल्यूशन से भरा हुआ हवा चल रही होगी, क्या आपका ग्रो स्टैंडर्ड और क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारा बच्चा, क्लाइमेट अगर जितना अच्छा होगा उतना क्वालिटी वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा, उतना स्टैंडर्ड तरीके से हमारा प्लांट, मेडिसिनल प्लांट ग्रो करेगा, ओके। उसके बाद हमारा सॉइल टाइप, यानी कि आपकी मिट्टी कैसी है, फर्टिलाइज करने के लिए ठीक है या नहीं, या फिर मिट्टी के नीचे कंकड़ है, पत्थर है, वो अच्छी तरीके से ग्रो ही नहीं कर पा रहा, उसका जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है उस प्लांट के तरीके से, है ना, उस प्लांट को ग्रो करने के लिए। इसीलिए मेरे प्यारा बच्चा ये फैक्टर्स है, ध्यान में रखिएगा। वाटर सप्लाई कैसी है, पानी अच्छे से जा पा रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है वहाँ दूर से दूर का आपको पानी सप्लाई है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी उसको दे रहे हो। कभी भी आप लोगों को मेडिसिनल प्लांट लगाना है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस चाहिए, और न्यूट्रिशंस का सबसे बड़ा और अच्छा जो है हमारा वाटर ही है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, यानी कि खाद और उर्वरक, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। खाद बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, खाद मेन हमारा न्यूट्रिशंस होता है हमारे प्लांट्स के लिए, ठीक है ना, वेरी गुड। इसके बाद हमारा मेरे बच्चों पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लीज़ पिछले वाली स्लाइड रिपीट करता हूँ, चलो कोई नहीं। फैक्टर इफेक्टिंग समझ में आ गया, पेस्ट से बचाना है, कीट से बचाना है, कीड़े से बचाना है ना, और हमारा डिसीज से बचाना है, कोई भी डिसीज हो जाए तुरंत ध्यान देना है और उसको क्योर करना है। इसके बाद हमारा सीजन एंड टाइम ऑफ सोइंग, यानी कि बुआई का समय आप लोगों को निर्भर करना है। ये नहीं है कि आप लोग गेहूं का समय आ रहा है और गेहूं ना लगा के आप लोग कुछ और लगा रहे हो, ऐसा होता है ना। तो मौसम के हिसाब से
और आप लोगों को ना मेरे प्यारे बच्चों सीजन के हिसाब से वहाँ पे प्लांट की वो करना है, कल्टीवेशन करना है। ऐसा नहीं है कि सीजन किसी और का लगा कुछ और रहे हो, आम का सीजन है लगा केला ही रहे हो तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, सीजन और क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल है आपके कल्टीवेशन पे। चलो ये आप लोग बता रहा था मैं, आप लोगों को ये स्लाइड पढ़नी है, यही है ना आकाश, इस स्लाइड को फिर से आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपको बता रहा था कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट के बारे में, यानी कि जो भी मेडिसिनल प्लांट है आपका उसको किस तरीके से खेती करते हैं। आखिर हम लोग मेडिसिनल प्लांट की जब खेती करते हैं ना तो हम लोग दो चीज़ें को फॉलो करते हैं, एक तो साइंटिफिकली और सिस्टमिकली। साइंटिफिक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से पूरे रूल्स और रेगुलेशन से, ठीक है ना, और तरीके से हम लोगों को वहाँ पे लगाना है जो जो न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट्स को, और जो जो तरीके होते हैं स्टैंडर्ड तरीके पेड़ लगाने के या मेडिसिनल प्लांट लगाने के, चाहे हम कोई भी प्लांट लगा रहे हो उस तरीके को फॉलो करके। और सिस्टमिक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जिस जिस तरीके से लगाया जाता है, जो जो प्लांट्स को चाहिए होता है, न्यूट्रिशन जो जो चाहिए होते हैं, जब जब चाहिए होते हैं, वो टाइम टू टाइम उसको प्रोवाइड करते रहे, हर चीज़ का ध्यान रखते रहे, पेस्ट का ध्यान रखते रहे, डिसीज कंट्रोल का ध्यान रखते रहे, क्लाइमेट का ध्यान रखते रहे, हमारे जल का वाटर सप्लाई का ध्यान रखते रहे, फर्टिलाइजर खाद वगैरह का ध्यान रखते रहे, तो हमारा सिस्टमिकली हो रहा है। ठीक है, और हमारा ये जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट मेडिसिनल प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। उसका फिर आता है वो उद्देश्य, क्यों कर रहे हैं हम लोग, आखिर हम लोग प्लांट मेडिसिनल प्लांट को ग्रो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो बेटर क्वालिटी है वो हमें मिल सके, प्लांट्स की हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिल सके, और हमें सप्लाई हम लोग कंटिन्यूसली करते रहे। सप्लाई कंटिन्यूस का मतलब होता है कि हमारे पास उस मेडिसिनल प्लांट की कमी ना रहे, उस मेडिसिनल ड्रग की कमी ना रहे। जितना हम लोग उस मेडिसिनल ड्रग को ग्रो करेंगे, जितना हम लोग उस मेडिसिनल ड्रग जहाँ से हमें मिलती है उसको ग्रो करेंगे, तो हमारे पास सप्लाई खत्म नहीं होगी। और मेरे प्यारे बच्चों जो रेयर स्पेसीज है, जो गुप्त लुप्त हो रही है, जो खत्म होती जा रही है, अगर हम उसको ग्रो कराते रहेंगे उसकी जो प्रेजेंस है वो बनी रहेगी, वो लुप्त नहीं होगी, है ना। जो रेयर स्पेसीज है ना, जो बहुत कम मात्रा में बची है अभी हमारे पास, वो खत्म नहीं होगी। ठीक है बच्चा, ओके। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इससे सिंपल शायद मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करें आगे जर्नल गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेता हूँ। जर्नल गाइडलाइंस का मतलब होता है जब भी आप लोग प्लांट्स को लगा रहे होंगे ना, जब भी आप लोग किसी भी प्लांट की बात कर रहे हो, मेडिसिनल प्लांट का नाम ले रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट का मतलब जो भी प्लांट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, जो भी आप लोगों की हेल्थ को बूस्ट करे और जो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद हो, उसको जब आप ग्रो कर रहे हो ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चे। इन चीज़ों का ध्यान क्या रखना है, रूट्स का ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए, तब जाके आपको हार्वेस्टिंग करनी है। आपको पत्तियों का ध्यान रखना है कि वो पूरी तरीके से एक्सपेंड हो जाए, बताया था ना मैंने, ये कुछ सिंबल है, इंडिकेटर है कि हमारा प्लांट्स अच्छी तरीके से मैच्योर हो गया है। कोई कोई आप लोगों ने नवजात पौधे देखे होंगे, उनकी पत्तियां बड़ी ऐसे सुकड़ी हुई रहती है, इससे हमें पता चल जाता है अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। फिर आता है हमारा फ्लावर, और फिर आता है हमारे फ्रूट्स। अगर फूल पूरी तरीके से खिल चुका है, अगर फूल की जगह वहाँ पे फ्रूट्स आ रहा है, फ्रूट्स पूरी तरीके से खुशबूदार हो चुका है, कलरफुल हो चुका है, स्मेल आने लग रही है उसमें से, तो मेरे प्यारे बच्चों इट्स मीन आप लोगों का जो पौधा है, आप लोगों का जो पेड़ है, वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है ना। एंड नाउ यू कैन हार्वेस्ट। चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी चीज़ की खेती कर लो, कल्टीवेशन कर लो, चाहे मेडिसिनल प्लांट की हो या फिर आपका मिनी गार्डन की हो, तो मेरे प्यारे बच्चों साफ सफाई तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूज शार्प एंड शार्प टूल, यानी कि यूज क्लीन एंड शार्प टूल, साफ सफाई का ध्यान रखना है, तेज उपकरणों का भी उपयोग करना है ताकि आप लोग वहाँ से जो भी खराब पत्ती है, खराब टहनियाँ हैं या खराब चीज़ है उसको अच्छी तरीके से काट सको, है ना। उसके बाद अवॉइड कंटामिनेशन, कंटामिनेशन को बचाना है मेरे प्यारे बच्चों, दूषित होने से बचाव करना है। दूषित होने से वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आपके थेरेपेटिक इफेक्ट को जो कम करे ऐसी चीज को दूर रखना है आपके प्लांट से, वो आपका हो जाएगा कंटामिनेशन से बचाना। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डू नॉट हार्म द प्लांट अननेसेसरली, यानी कि अगर आपको जरूरत नहीं पड़ रही उस प्लांट को छेड़ने की, उस प्लांट को काटने की या उस प्लांट के मिलने वाले प्रोडक्ट की, तो आपको बिल्कुल भी उसको खराब नहीं करना, बिल्कुल भी उसको छूना नहीं है। जब आपको जरूरत पड़े, जब आपको नीड हो, तभी आप लोगों को उस प्लांट से काटना या कुछ करना है। ठीक है बच्चा, किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को
क्लियरली समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, और मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसान से आसान भाषा में आप लोगों को बताने की, है ना। इसके बाद बताओ बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की, यानी कि जो हम लोग अभी कर चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग में, जैसे क्लाइमेट, सोल, वाटर, एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ों की। एल्टीट्यूड पता है कहाँ पे बात हो रही है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है कोई कोई मेडिसिनल प्लांट होता है कि ज़्यादा ऊंचाई पे वो ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कुछ मेडिसिनल प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचाई पे ग्रो कर पाते हैं। ग्रो इन द सेंस अच्छी तरीके से वो डेवलप कर पाते हैं अपने आप को। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी हमारी जड़ी बूटियाँ वो पहाड़ों पर क्यों मिलती है? क्योंकि वो ज़मीन पर हो ही नहीं सकते, उनको हाई एल्टीट्यूड चाहिए, एल्टीट्यूड पर ही वो ग्रो कर पाएंगे। एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाइयाँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। कुछ औषधिया के जो पौधे, ज्यादातर जितने भी हमारे मेडिसिनल प्लांट है बच्चा, वो पहाड़ों पे ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हमारी औषधिया क्वालिटी वो हमारी क्लाइमेट में मिलेगी, है ना, सॉरी वो हमारी एल्टीट्यूड पे मिलेगी, पहाड़ों पे, ऊंचाइयों पे कुछ औषधियाँ होती है, लेकिन ज्यादातर औषधियाँ हमारी धरती पे भी होती है। आप लोग देखते होंगे नॉर्मली जैसे ओपियम हो गई, अफीम वगैरह होती है, हमारी नॉर्मल खेती की तरह ही होती है, ये भी औषधिया ही है ना, नार्कोटिक में आती है, औषधिया ही है। आ रहा है समझ? वेरी गुड नेहा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के ना पॉजिटिव रिजल्ट है, तो ये देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बस आप लोग कंटिन्यू कमेंट करते रहिए, क्लियर है नहीं है, डाउट है, कुछ भी है, कमेंट देख कर ही आप लोगों से हम लोग मिल पाते हैं, क्योंकि ये डिजिटली हम लोग आपके कमेंट से ही आपको पहचान पा रहे हैं, है ना, ना ही आप हमारे सामने हो, ना ही हम आपके सामने बैठे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर फैक्टर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे ना फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं, ये तो हमारा इन्वायरमेंट से मिलता है, क्लाइमेट इन्वायरमेंट में है, सॉइल इन्वायरमेंट में है, वाटर, एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको इन्वायरमेंट में मिलेगा। लेकिन आपको एग्रीकल्चर फैक्टर पे भी ध्यान देना है, जैसे कि मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक, जो कि हमारे प्लांट को ग्रो करने और डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा इरीगेशन मेथड मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि सिंचाई करना। सिंचाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सिंचाई पता है क्यों करनी होती है? जब भी आप लोगों ने प्लांट्स लगा रहे होते हो ना, उसके आसपास में ना मिट्टी में घास उग जाती है, घास देखिए ना, हाँ, वो घास ना उसकी जड़ों को, उसके तनों को जकड़ लेती है, और जब वो जकड़ लेती है ना तो वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होने पाता, ठीक है, वो फंस जाता है। तो इसलिए वो सिंचाई इसलिए ज़्यादा जरूरी है, उस पेड़ को, हमारे प्लांट को फ्रीडम फील हो और पूरी तरीके से अपनी मर्जी से वो जितना ग्रो होना है ग्रो हो पाए, इसलिए सिंचाई, इरीगेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आता है वीडिंग होपिंग, वीडिंग होइंग। वीडिंग होइंग का मतलब होता है निराई और गुड़ाई, यानी कि खरपतवार हटाना आवश्यक है ताकि पोषण में प्रतिस्पर्धा न हो। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, खरपतवार का मतलब पता है, वही जो मैं बता रहा हूँ, आसपास की गंदगी को, उसको हटा देना, ठीक है। ये हमारे ग्रोइंग में बहुत ज़्यादा बैरियर्स बनते हैं। क्रॉप रोटेशन मेरे प्यारे बच्चों, फसल चक्र बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक ही ज़मीन पर आप लोगों को अलग अलग फसल लगानी चाहिए, ताकि आपकी मिट्टी अच्छी तरीके से प्लांट्स को ग्रो करने और हेल्दी न्यूट्रिशन से भर जाए। समझ में आ रहा है ना? अगर एक ही फसल को लगाए जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों, वो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मिट्टी भी बोर हो जाएगी, यार क्या एक ही चीज़ लगाया जा रहा है कि फसल को ना चक्र में बनाए रखो। आज मैंने ये वाली फसल कर ली अपनी खेती पे, कल उस वाली को कर ली। सर जी बिल्कुल बच्चा, जरूर अभिषेक, जरूर जो बोलोगे वो हो जाएगा, ये मैं दे दूंगा, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर में सिंपल सा है भाई, प्लांट डिसीज से बचाना है, पेस्ट से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है। देखे हो ना, कीट पतंगे आते रहते हैं, बड़े छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो प्लांट्स को खा जाते हैं। जब प्लांट्स खा जाएंगे, ग्रो ही नहीं करेंगे, तो भाई कहाँ से आप लोगों को क्वालिटी और प्योर इफेक्टिव ड्रग मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। इसलिए ध्यान रखना है, पेस्ट का भी ध्यान रखना है, आप लोगों को कीट पतंगों का ध्यान रखना है। प्लांट्स में बहुत सारी बीमारियां भी होती है, उस बीमारियों के बारे में भी जान लेना है कि कहीं हमारा प्लांट्स बीमारी तो नहीं होगी इसको, ये सारी चीज़ भी ध्यान रखनी है ना। चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं इसके बाद हमारा इकोनॉमिक एक टेक्निकल फैक्टर की। देखो ये भी हमारा एक फैक्टर ही है, हम लोग यहाँ ना कारण पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा कारण है। कारण ये है कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो गया, यानी कि ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो भाई अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे? जितना अच्छा पैसा उतनी अच्छी कल्टीवेशन, उतनी अच्छी देखभाल, उतनी अच्छी हम लोग वहाँ पे दे पाएंगे, खाद वगैरह, है ना। तो ये भी भाई एक है, जिसके पास पैसा नहीं होगा अच्छी क्वालिटी बना ही नहीं पाएगा। अगर आपके पास एबिलिटी ऑफ टूल्स है, लेबर्स है, प्रॉपर है, तो भाई अच्छी तरीके से देखभाल भी हो पाएगी। आप अकेले क्या ही कर लोगे, है ना, अकेले क्या ही कर लोगे, इसलिए लेबर भी चाहिए। चलो ये तो ये हमारी टेक्निकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये डिपेंड करता है कि किस बंदे के पास कितना पैसा है, वो सारी चीज़ें।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकली, एग्रीकल्चरली, है ना, और इन्वायरमेंटली, ये कौन कौन से फैक्टर्स है, फिर ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं उसमें। ओके, ये मत समझना कि बहुत छोटे छोटे नोट्स है, इन्हीं को भी लिख दोगे ना, बहुत है ये, बहुत। आपकी कॉपी ना डबल लेनी पड़ेगी, बी कॉपी लेनी पड़ेगी आपको। अरे बहुत सिंपल भी तो है, याद भी नहीं करना है इनको, तो समझना है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से होएगा बच्चा पेपर, बस करना क्या है, पॉइंट्स टू पॉइंट लिखना है, याद नहीं करना। ये समझ लो मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ इधर, और ये मैंने ना वही कॉपी सोच के यहाँ पे आपको मैंने खुद लिखे है ये हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों बिल्कुल भी ऐसे मत लेना, लाइट नहीं लेना है, सिंपल तरीके से समझना है, रिपीट जरूर करना है, क्लास के बाद रिपीट क्लास देखो, पीडीएफ देखो, नोट्स बना लो, जो करना है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगा इसको थोड़ा और डीप पढ़ना है, जो कि आप लोगों के पास जो बुक है ना, उस बुक में लिखा है। ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है ना आपका, वो पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि एक इंसान को हार्मोन्स उसको रेगुलेट करता है, उसको चलाता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, सेम हमारे प्लांट्स में भी यही प्रोसेस होती है। क्या पता है, प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, है ना। तो वो कौन कौन से, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। प्लांट्स के हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट्स को ग्रो करने और उसको डेवलप करने के लिए जरूरी है। अच्छा, बी कॉपी नहीं देते क्या? जितनी भी कॉपी है भाई पूरी लिख दो, नंबर तो अच्छे मिलेंगे, अपने ने नंबर से लिख करना है ना, नंबर जरूरी होता है। इसके आगे चलते हैं, टाइप एंड एप्लीकेशन। ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने ऑक्सीन हो गया, गिबरेलिन्स हो गया, साइटोकिन्स हो गया, एथिलीन हो गया, एब्सिसिस हो गया, ये क्या है, ये हार्मोन्स है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं ना, इसी तरीके से ये हार्मोन्स है। ओके, और ये हार्मोन्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या काम करता है पता है, रूट इनिशिएशन, स्ट्रीम इलोंगेशन, यानी कि जड़ों को मजबूत करना और आपकी तने को बढ़ाना, ये हमारा ऑक्सीन का काम है। गिबरेलिन्स का क्या काम है, इंक्रीज साइज ऑफ फ्रूट्स, जो भी आपके फ्रूट्स है, जो भी आपके सीड्स है, इनको बढ़ा देना। बड़े बड़े फल देखे आपने, देखा होगा किसी प्लांट पे छोटे छोटे फल आ रहे हैं, किसी प्लांट पे बड़े बड़े फल आ रहे हैं, वो किसकी वजह से, वो हमारा गिबरेलिन्स हार्मोन्स की वजह से। और ये मिलता कहाँ है, ये प्लांट के अंदर अपना रिलीज होता है, प्लांट के अंदर ही फॉर्मेशन होता है इसका, और ये हमारे प्लांट्स के फ्रूट्स को और सीड्स को बड़ा करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा साइटोकाइंस हो गया, ये सेल डिवीजन, डिले लीफ एजिंग, फ्रूट राइपिंग, फ्लावरिंग ओपन, यानी कि फूलों को बड़ा करना, फूलों को फैलाना, फ्रूट्स को पकाना, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लीफ एजिंग, यानी कि जो हमारे पत्तियां है उसको, कोशिकाओं की उम्र बढ़ाना, ठीक है, वो काम करता है हमारा साइटोकाइनिन्स का। एथिलीन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एथिलीन हमारे फ्रूट राइपिंग कर रहा है। एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, जो हमारा स्ट्रेस पड़ता है ना प्लांट पे, स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारा ये वाला हार्मोन्स काम करता है, ठीक है। ये हार्मोन्स के नाम रख लेना, हार्मोन्स के नाम याद रख लेना, ज़्यादा कहाँ है, 1 2 3 4 5, चलते चलते याद कर लोगे इसको। और ये भी ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना है, हार्ड, इजीली याद हो रहे कि नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे। आगे चले, पॉलीपेप्टाइड बता देता हूँ, पॉलीपोलाइडी, ठीक है। पॉलीपोलाइडी क्या होता है, पॉलीपोलाइडी मेरे पास बच्चे एक कंडीशन होती है ना, एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, वेयर प्लांट हैव मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2 क्रोमोसोम से ज़्यादा हो, 2 क्रोमोसोम से ज़्यादा हो तो हमारा पॉलीपोलाइडी हो जाता है। और ये पॉलीपोलाइडी ना हमारे लिए ही बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इफेक्ट मिलेंगे, थेरेपेटिक इफेक्ट मिलता है प्लांट्स के अंदर ना, ज़्यादा वो हो जाती है। 2 क्रोमोसोम यानी कि नॉर्मली 2 क्रोमोसोम होते हैं, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो प्लांट हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि हमारा हर जीव में गुणसूत्रों की एक सेट होती है, ठीक है, हर जीव में होता है। अगर किसी पौधे में 2 सेट क्रोमोसोम है तो उसे डाइपोलाइड कहेंगे। अगर डाइपोलाइड से ज़्यादा है, यानी कि 2n से ज़्यादा है, यानी 3n है, 4n है, 5n है, तो ये हमारा पॉलीपोलाइडी हो जाएगा, पॉलीपोलाइडी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि इंसान के अंदर 2n होता है,
2n का मतलब क्या होता है, 23 पेयर्स होते हैं एक n में, और 2n मिलने के बाद हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। इसके बाद हमारा डाइपोलाइड, ट्राइपोलाइड, टेट्रापोलाइड, हेक्सापोलाइड, इस तरीके से क्वांटिटी के बेस पर हम लोग ने नाम रख दिया, और ज़्यादा हुए तो हम लोग पॉलीपोलाइड ही कहते हैं। जब किसी पौधों में सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा हो जाती है, पॉलीपोलाइड ही कहा जाता है। और हम लोग उनको एक नाम भी दे देते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास 6n है, 6 सेट है क्रोमोसोम के, तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्सापोलाइड बोलेंगे। 4n है यानी कि 4 सेट है, तो उसको टेट्रापोलाइड बोलेंगे, ट्राइपोलाइड बोलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, नहीं क्रोमोसोम की संख्या जितनी होगी उसमें हम लोग पॉलीपोलाइड बोलेंगे। ठीक है, सिंगल होगी तो हम लोग क्या बोलने वाले मेरे बच्चों, पोलाइड बोलेंगे। ओके, 2n होगी तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाइपोलाइड बोलेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेनिफिट क्या है। लार्ज प्लांट साइज, पौधा ज़्यादा बड़ा होता है जितने ज़्यादा क्रोमोसोम। ठीक है, स्ट्रेस को कम करता है बच्चा, स्ट्रेस, पेड़ के ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस को। ठीक है, जैसे तनाव होता है ना, किसी भी चीज़ का तनाव हो सकता है, चाहे प्लांट्स ग्रो ना कर पा रहा हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, उसको टॉलरेंस करता है, उसको कम करता है। ठीक है, ग्रेट। अब देखो, डिसीज रेजिस्टेंस होता है, जितना ज़्यादा क्रोमोसोम उतने ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, अब आपके मेरे प्यारे बच्चों सक्रिय घटकों की मात्रा अधिक हो जाती है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर। अब देखो म्यूटेशंस की बात करें, म्यूटेशंस क्या करता है, म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। आप लोग को पता है, जब भी जेनेटिकली कोई चेंज आ जाता है ना, उसको म्यूटेशन कहा जाता है। और ये मेरे प्यारे बच्चों, मेडिसिनल प्लांट के अंदर कोई भी जेनेटिकली चेंज आ जाए तो वो हमारा म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, जब भी कोई बदलाव आता है, उसके ग्रोथ में बदलाव आ गया, उसके डेवलपमेंट में बदलाव हो गया, यानी कि हम समझ जाएंगे म्यूटेशंस हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारा ये, आखिर मेडिसिनल प्लांट के अंदर यूज क्या करता है म्यूटेशन, हमारे न्यू वेराइटीज को डेवलप करने के लिए, अलग अलग तरीके का, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेने के लिए, मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जितने ज़्यादा उसके अंदर इंग्रेडिएंट होंगे वो उतने ही एक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंथोल और सिनोकोना हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, म्यूटेशन इंक्रीज ऑयल कंटेंट, यानी कि जो मैंथोल है, ठीक है, मैंथा है, वो हमारे ऑयल कंटेंट में, यानी कि उसके अंदर जो ऑयल हमें मिलता है वो ज़्यादा मात्रा में हमें मिलेगा अगर म्यूटेशंस हुई होगी। ठीक है, चलो, मैंथा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पोदीना, और पोदीना के अंदर जो हमारा ऑयल है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, और ये हमारा टूथपेस्ट में काम आता है, माउथ फ्रेशनर में काम आता है, ट्रीट कफ, खांसी वगैरह कम करने के लिए पुदीना दिया जाता है, कोल्ड या फिर इनडाइजेशन अगर आपको हो रही हो, हाजमा वगैरह में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे हम लोगों को दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। इसका यूज किया जाता है एज अ मेडिसिनल ड्रग। ठीक है, एज अ मेडिसिनल ड्रग इसका यूज किया जाता है। और ये जब हमारा मैंथा और पॉलीपोलाइडी, जब मैंथा का पॉलीपोलाइड वर्जन बनाया जाता है, यानी कि जब लेबोरेटरीज के अंदर मैंथा के अंदर 2n से ज़्यादा उसके अंदर क्रोमोसोम से डाले जाते हैं, उसको ग्रो कराया जाता है, तब हमारा मेरे प्यारे बच्चों, तब उसमें ज़्यादा मात्रा में हमें मैंथोल तेल मिलता है, और ज़्यादा मात्रा में हमें तेल मिलेगा तो ज़्यादा उत्पाद होगा, ज़्यादा उत्पाद होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग बना पाएंगे। समझ में आ रहा है किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मली मैंथा है, उसका हम लोग नॉर्मली हम लोगों को 2n मिल रहा है, थोड़ा सा तेल मिल रहा है। अगर हमें ज़्यादा तेल चाहिए होगा तो हमें लेबोरेटरीज के अंदर उसके अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई ना कोई बायोटेक्नोलॉजी लगानी ही है ना, तो हम लोगों ने उसके अंदर क्रोमोसोम ज़्यादा डाल दिए, यानी पॉलीपोलाइडी वर्जन बना दिया। पॉलीपोलाइडी वर्जन बनाने के बाद हमें ज़्यादा यील्ड मिलने लगी, ज़्यादा तेल मिलने लगा, और ज़्यादा तेल जब हम मिलेगा तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों टूथपेस्ट बनाने के लिए काम में लेंगे, माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए काम में लेंगे, हम लोग अपने कफ को ठीक करने के लिए काम में लेंगे, है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एल्कलॉइड के। एल्कलॉइड, एल्कलॉइड एक प्रकार का ना नेचुरल केमिकल है, ये प्लांट्स के अंदर ही मिलता है, प्लांट्स के अंदर ही सीक्रेट होता है, और ये मेरे प्यारे बच्चों शरीर के सिस्टम पर असर डालता है। और कुछ एल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, क्वेनिन, एट्रोपिन, ये सीधा दवाइयों में डाले जाते हैं, है ना। ये एल्कलॉइड है, यानी कि एक एल्कलॉइड केमिकल कंपाउंड को एल्कलॉइड कहते हैं। और वो केमिकल कंपाउंड क्या है, जैसे मॉर्फिन एक एल्कलॉइड, क्वेनिन एक एल्कलॉइड, निकोटीन एक एल्कलॉइड, कैफीन एक एल्कलॉइड, है ना। ये हमारे एल्कलॉइड्स हैं। और ये एल्कलॉइड्स काम क्या करते हैं, हमारे बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, और ये बॉडी पे इफेक्ट हमारा एज अ मेडिसिन हम लोग इसको लेते हैं नार्केटिक में। और नार्केटिक में लेने के बाद जो भी हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होते हैं, ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। और जब भी ऐसे पेशेंट को देंगे उसको आराम होगा,
अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा दर्द हो रहा होगा तो हम लोग भाई मेरे मॉर्फिन दे देंगे। मॉर्फिन देने के बाद उसको थोड़ा सा उसका जो पेन सिग्नल है वो ब्रेन तक जाएगा नहीं, और ब्रेन तक जाएगा नहीं, उसको रिलीफ फील होगा, और रिलीफ फील होने के बाद वो ठीक हो जाएगा। बताओ अभी तक कोई डाउट? एल्कलॉइड को लेके कोई डाउट? हार्मोन को लेके कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? बोलिए बच्चा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, दो चीज़ों को एक साथ मिला के कोई तीसरा नया प्रोडक्ट बनाना, यानी इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी ने की एक ऐसी इंजीनियरिंग जब हम किसी एक जेनेटिक को दूसरे जेनेटिक से मिलाकर एक नया जेनेटिकली नया वैरायटी बना लेते हैं, एक नया स्पीसीज बना लेते हैं। सेम हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो, ठीक है। इसके अंदर ना हम लोग बेटर ग्रोथ करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेने के लिए, डिसीज रेजिस्टेंट करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रहे हैं ना? दो पौधों के जेनेटिक को मिलाकर एक नया जेनेटिकली पौधा बना देना, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने मैंथा में किया ना, पॉलीपोलाइडी डाल दिया उसके अंदर, क्रोमोसोम से डाल दिया। क्रोमोसोम मिले कहाँ? प्लांट से ही तो मिलते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी तो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, बिल्कुल 46, वेरी गुड, 23 पेयर्स होते हैं, दोनों मिलके 46 हो जाते हैं और बन जाते हैं हम लोग प्रॉपर क्रोमोसोम्स, फिल्ड हो जाते हैं। ओके, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। भानवी, अप्सा, ललित, सभी को समझ में आ गया ना? बहुत सुंदर। चलो देखिए, यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड एलोवेरा, हाइब्रिड तुलसी, ये हमारे मोर एसेंशियल ऑयल है, मोर जेल कंटेंट है और बेनिफिट है। जितने भी टाइप के हमारे मेडिसिनल प्लांट के नाम ले रहा हूँ मैं, ये भी पता रखते रहना कि मेडिसिनल प्लांट आखिर होते क्या है। वो हर एक प्लांट जो हमारे काम आए, वो हर एक प्लांट जो हमारी मेडिसिन में काम आए, वो सारी जड़ी बूटियाँ जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करे, बूस्ट करे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग एलोवेरा को हाइब्रिड कर दिया ना तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल मिलेगा हमें, और ज़्यादा जेल मिलेगा फेस वॉश बना पाएंगे, और भी हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एलोवेरा का यूज़ किया जाता है। तुलसी हमारे ऑयल्स बनाएंगे, तुलसी हमारे गले को ठीक करता है, तुलसी हमारी बॉडी को ठंडा करता है, ये सारी चीज़ें है ना। चलो, तुलसी ना एंटी, कहाँ गया, होली बेसिस इसको बोला जाता है, बहुत पुराने समय से तुलसी को खाया जा रहा है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड यूनिट कंप्लीट। अब मिलते हैं हम लोग 4 बजे, फोर्थ यूनिट, सॉरी थर्ड यूनिट हम लोग करेंगे, है ना। अब मुझे ये बता दो, किसी को कोई डाउट है अभी तक? समरी बनाना सीख ही लिए। अब मैं आप लोगों को ना टिप्स बता दे रहा हूँ भाई, एग्जाम बहुत पास है आप लोगों के। एक तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, समरी बनाना सीख लो। अब समरी ये नहीं कि पूरी बुक पढ़ ली जब समरी बनाओगे, नो, बड़े बड़े टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़ों का एक समरी बनाओ, ताकि आप लोगों को पढ़ने ना पलटने पड़े। उस समरी को देखो, समरी को देखने के बाद अगर नहीं याद हुआ फिर उसको रिपीट करो, फिर समरी देखो, समरी देख के अगर पूरा रिवाइज हो जा रहा है तो इट्स मीन आप सही रास्ते पर हो। अगर आपको रिवाइज नहीं हो पा रहा, आपको रिमेंबर नहीं हो पा रहा, तो फिर से तैयारी करो। बड़ा टॉपिक छोटे छोटे टुकड़ों में करो, है ना। इस तरीके से पढ़ाई होती है। जब भी हार्ड लगता है छोटे छोटे टुकड़े ले लो। हाँ, इसके अंदर 15 पॉइंट है, तो 15 पॉइंट में से पहले मैं आपको 5 पॉइंट याद करके दिखाऊंगा, फिर 5 ऐड करूंगा, 10 पॉइंट एक साथ याद करूंगा, फिर जब वो 10 के 10 हो जाएंगे फिर 5 और ऐड करूंगा, 15 के 15, पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट, है ना। जरूरी नहीं पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, 5 यूनिट आपकी आती है, मैं बता दूं आप लोगों को, वैसे आपको 5 यूनिट करनी है। 3 यूनिट जो भी बच्चा पढ़ ले, चाहे ऊपर से पढ़े या नीचे से पढ़े, यानी 4th, 5th या 3rd, या फिर 1st, 2nd, 3rd, 3 यूनिट जो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीख जाता है, वो फिर पेपर में कम नंबर नहीं लाता, उसके 70 प्लस ही रहते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, 5 यूनिट करके जाओ। मैं हमेशा 5 यूनिट पढ़ता था, ठीक है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चा सोच रहा है ना मेरे पास टाइम नहीं है, पूरे साल नहीं पढ़ते, 3 यूनिट आप लोग कर लेना, कंप्लीट है, बहुत है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट बच्चा मंडे अपनी क्लास तो नॉर्मल चल रही है ना, आज तो 1 शॉट लेने के लिए लाइव आया हूँ। आज सैटरडे है ना, मंडे को अपनी नॉर्मल क्लास जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी, घबराओ मत। मंडे को ना रात को 8 बजे 9 बजे, ठीक है, इस दो के टाइम के बीच में ही जैसे ही टाइम मिलता है क्लास जरूर होएगी, ठीक है। हाँ, वो मत घबराओ, वो तो अपनी जैसे सीक्वेंस चल रहा है वो सीक्वेंस चलेगा। आज 1 शॉट कराने के लिए, फिर से रिवाइज करने के लिए, क्योंकि सेकंड यूनिट बहुत ही, ये पूरी यूनिट कंप्लीट होगी है। डर तो नहीं लग रहा ना? कितनी आसान भाषा में हम लोगों ने सीख लिया, कितना आसान लगा ना भाई। जब आप इसको रिवाइज करोगे ना आपको याद हो जाएगा, याद कर लेना भाई,
समरी बना लेना, समरी बनाना सीख लेना। और कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है ना। 5th यूनिट ज़रूर करा दूंगा अभिषेक, हम लोग चल रहे हैं ना, 5th यूनिट हमारा होगा मंडे को। कंजर्वेशन मिस हो गया क्या? चलो उसको बता दे देंगे, एक टॉपिक रह गया ना कंजर्वेशन। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं फिर उस यूनिट में, 3rd यूनिट में। क्रैश कोर्स में बिल्कुल कराया जाएगा, ऐसा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें मटेरियल आपको कम मिले। आपको सिलेबस तो पूरा कराया जाएगा, चाहे आप मास्टर कोर्स में हो, क्रैश कोर्स में हो, डिजिटल में हो, है ना। बिल्कुल मत घबराओ।